गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग बात कर रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। ठीक है बेटा जी, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम सीधे डायरेक्ट आते हैं प्रॉब्लम पे। ठीक है ना, प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि कॉन्सेप्ट कैसे, फोर्स के बारे में हम क्या क्या जानेंगे, जो कि आपसे पूछा भी गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज जो है लेते हैं। क्या देखो, अब अगर कोई आपसे पूछता है कि फ़ोर्स के बारे में, तो फोर्स आपका जो होता है ना, ये जो फोर्स आपका है, इसकी जो यूनिट होती है, सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं अभी, इसकी यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन। ये आपको पता होगा, मैं एक सीक्वेंस वाइज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। न्यूटन होती है, और आपको पता है कि जब हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं न्यूटन को डाइन में, तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है क्या बेटा, 10⁵ डाइन। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको लेके चलेंगे। और आपको पता है कि जो हमारा फोर्स होता है ना, वो ये जो हमारा फोर्स है वो वेक्टर है। क्या है वो, हमारा वेक्टर। ये फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर है। इसके पास क्या है, डायरेक्शन है। मैं थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा बेटा जी। डायरेक्शन है, और ये आपका मैग्नीट्यूड है। क्योंकि बेटा हमको क्या है, प्रॉब्लम पे आना है। ठीक है बेटा जी, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट इसमें आता है, वो आपका है देखो, उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। इसके बारे में हम बच्चों को बता चुके हैं। कांटेक्ट फोर्स बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका एप्लीकेशन बार बार आएगा। इसको हम लोग देखते हैं इसमें कितने पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट जो इसका होगा, ये होगा आपका नॉर्मल फोर्स। क्या होगा, नॉर्मल फोर्स को कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। और जो आपका सेकंड होगा, वो होगा फ्रिक्शन फोर्स। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप जानते हो, फ्रिक्शन फोर्स। ओके, और ये जो आपका लास्ट हमने लिया है कांटेक्ट फोर्स, ये आपका है टेंशन। इनके बारे में भी आप जानते हो, अभी इसको प्रॉब्लम कराएंगे तो और भी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ी चीज़ें थी बेटा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम आपको जो है आते हैं, बताते हैं कि ये फर्स्ट लॉ क्या है। ठीक है ना, तो हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में। थोड़ा दो है कि कॉन्सेप्ट लेंगे इसको। तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट आएगा वो न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है बेटा जी, ये अब इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, कि कोई ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन का जो पहला लॉ है वो इनर्शिया के बारे में एक्सप्लेन करता है। ठीक है ना, तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया ये कहती है कि मान लो अगर कोई बॉडी यहाँ पर है, और वो बॉडी आपकी मान लो रेस्ट में है। ठीक है ना, ये आपकी बॉडी है, ये किस में है, अगर ये रेस्ट में है, ठीक है ना, तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगी। इस पर जो एफ नेट होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक है ना, इट इज़ ऑलवेज इन रेस्ट। ठीक है ना, जब तक कि इस पर क्या है, बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए, नेट फोर्स ना लगाया जाए, तब तक बॉडी क्या है, रेस्ट में ही रहेगी। बॉडी की ये जो प्रॉपर्टी है कि बॉडी खुद से अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती, उसे बोलते हैं इनर्शिया। ये सब जानते हो आप लोग। और एक कॉन्सेप्ट और है कि मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ पर है, और ये बॉडी अगर मान लो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ये आपका इसका जो है ये है कांस्टेंट स्पीड। अगर ये बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तब भी इस पर एफ नेट कितना होगा बेटा जी, इस पर आपका एफ नेट होगा 0। ठीक है ना, क्या होगा, और ये क्या है, बॉडी हमेशा अपने मोशन को बनाए रखना चाहेगी, मेंटेन रखना चाहेगी। ठीक है ना, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो वो हमेशा क्या है, अपनी इसी स्पीड को मेंटेन रखना चाहेगी, जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्सटर्नल फोर्स पे हम ना एक्ट करें। ठीक है ना, तो बॉडी अपने मन से, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है जो उसकी पोजीशन है, उसके मोशन का जो स्टेट है, स्टेट ऑफ मोशन को अपने मन से चेंज नहीं कर सकती है। तो ये आपका जो है फर्स्ट लॉ था। तो इसमें हमें तो उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, हमें सीधे कॉन्सेप्ट पे आना है। अब हम आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, जहाँ से न्यूमेरिकल आपको बनने वाले हैं। तो
देखते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है। तो फटाफट हम लोग जो है इसको समझ लेते हैं। ये आपका है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि जो आपका फोर्स होता है, नेट फोर्स, ठीक है ना, ये जो नेट फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के होता है। अगर इसकी जो अगर हमें क्या करना है, एक प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हमको यहाँ से रिमूव करना है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एफ नेट इक्वल टू के इंटू डी पी अपॉन डी टी जे, ठीक है बेटा। ये जी आपको है, ये मिल गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हमने के को क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो जो आपका नेट एफ नेट आएगा ये है एफ नेट इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ये चीज़ आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि सेकेंड लॉ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक है बेटा जी। और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। जो आपका मोमेंटम है ना वो क्या होगा बेटा जी, मोमेंटम आपका होगा मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर। और वेलोसिटी वेक्टर के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है, आपको पता है ये डायरेक्शन है। और इसके पास जो है मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है बेटा जी। तो ये मोमेंटम है, इसको चेंज करना अगर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो यहाँ से हम लोग क्या है कि अब देखो यहाँ से क्या है, हम लोग यहाँ से एफ नेट को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, देखो एफ नेट इक्वल टू डी अपॉन डी टी और एम इंटू मास इंटू वेलोसिटी, ये ठीक है ना। तो इसको हमने क्या किया, अगर m कांस्टेंट है तो m को बाहर लिया तो f नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, देखो m dv अपॉन क्या आ गया बेटा, ये आपका dt आ गया, ठीक है बेटा जी। तो अगर ये आ गया आपका, तो आप कहोगे सर यहाँ से जो है हम f नेट निकाल सकते हैं, ये m इंटू ए, डी वी अपॉन डी टी क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये जो है आपका, ये जो न्यूटन्स लॉ आप देख रहे हो एफ इक्वल टू एम, ये डिराइव्ड फॉर्म है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं बोलते हैं इसको। इस केस में क्या है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ तभी कहलाएगा जब इसमें मास क्या हो, कांस्टेंट हो। एफ इक्वल टू एम ए कब आता है फॉर्मूले में, जब मास कांस्टेंट हो तब एफ इक्वल टू एम ए बनेगा। अदरवाइज कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द न्यूटन्स लॉज ऑफ, व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो कहोगे सर आप क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, ठीक है बेटा जी। तो ये सब चीज़ आपका ये सेकेंड लॉ था। तो हम थोड़ी देर कॉन्सेप्ट पे आएंगे जिससे थोड़ा सा आपको समझ में आए कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, हमने छोटा सा एग्जांपल लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये आपका एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है, बहुत ईजी है। मान लो यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है ना, और इस बॉडी पर आपने एक फोर्स लगाया, वो जो फोर्स आपने लिया, ये जो फोर्स आपका है F आपका है 12 न्यूटन है। कितना बेटा जी है, 12 न्यूटन है, ठीक है ना। इसका जो मास है कितना, आपने कितना लिया, इसको 2 kg ले लिया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गई। और ये आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस आपका है। तो ये बॉडी जब इस पर नेट फोर्स लगा है तो बॉडी मूव करेगी। इस बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो अलोंग द F आएगा। इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन आएगा A, वो भी राइट साइड में होगा। तो वी वांट टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन डेवलप्ड इन द बॉडी। तो लगाएंगे न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, F इक्वल टू एम इंटू ए। कहाँ, क्योंकि बेटा जी यहाँ पर हम क्या है, मास को हमने कांस्टेंट ले लिया है, ठीक है ना। तो आपने कहा सर F इक्वल टू मास कितना दिया है, 2 इंटू ए, और F की वैल्यू क्या दी गई है, 12 न्यूटन दिया गया है। 12 इक्वल टू 2 इंटू ए, और A इक्वल टू हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बॉडी में जो एक्सेलरेशन डेवलप हुआ उसको आपने निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इस प्रकार से छोटे से एग्जांपल में आपने कैसे मास इंटू एक्सेलरेशन का आपने एप्लीकेशन देखा कि डायरेक्ट अगर कोई बॉडी है उसका मास m है, उस पर हमने नेट फोर्स F लगाया, अगर वो 12 न्यूटन है, तो कैसे उस बॉडी का हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है किसी बॉडी पर अगर नेट फोर्स
अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट होता है तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा जी, तो ये चीज़ें थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक छोटा सा एग्जांपल लिया आपको। अब देखो, अब आपको बताते हैं कि जैसे मेरे हम चाहते हैं कि एफबीडी बनाना, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि हमें कुछ जो फोर्सेस हमारे हैं, नॉर्मल फोर्स है, टेंशन है, इन सब चीज़ों को हमें समझना होगा। ठीक है ना। तो ये तो मैंने F=ma का एप्लीकेशन बताया। अब मैं आपको जो है समझाता हूँ बेटा जी कि नॉर्मल फोर्स को कैसे मैं सिंपल सी बताऊँ, सिंपल कॉन्सेप्ट लूँगा बेटा जी। ठीक है ना, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे प्रॉब्लम पे डायरेक्ट आना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर। अब अगर आपके पास मान लो एक बॉडी यहाँ पर है, ये बॉडी आपकी यहाँ पर, ठीक है, ये बॉडी, ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, ये आपका सरफेस है। तो कांटेक्ट फोर्स किसे बोलेंगे या नॉर्मल फोर्स किसे बोलेंगे, हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इस बॉडी को जो अर्थ है, अर्थ की जो ग्रेविटी है, ठीक है ना, वो सेंटर की तरफ इसको अट्रैक्ट करेगी। ये हर बॉडी के लिए एप्लीकेबल होगा और ये होगा m/g। ये जो फोर्स है ये क्या है, ये जो इस बॉडी को अर्थ अपनी तरफ m/g से खींच रही है। ठीक है बेटा जी। अब देखो जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो कहाँ कहाँ आएगा। अब ये जो बॉडी है, ये बॉडी जो है इस सरफेस को प्रेस करेगी क्योंकि इसको mg से अर्थ क्या करे, खींच रही है। तो जो जिस सरफेस पर बॉडी है उस सरफेस को बॉडी क्या करेगी, प्रेस करेगी। मान लो वो इस बॉडी ने इस नीचे वाले सरफेस को प्रेस किया और उसका नाम दिया हमने, मान लो n1 नाम दिया। क्या नाम दिया, n1 नाम दिया। n1 क्या है, n1 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस बाय द बॉडी, क्योंकि बॉडी को अर्थ क्या कर रही है, mg से खींच रही है और ये बॉडी सरफेस को क्या करेगी, प्रेस करेगी। किस फोर्स से करेगी, n1 फोर्स से करेगी। तो अगर इस बॉडी ने इस सरफेस को n1 से प्रेस किया तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस भी क्या है, क्योंकि आपको पता है कि एक्शन अगर इसने दिया ना सरफेस को, सरफेस भी उसको रिएक्शन देगा। तो सरफेस भी क्या करेगा, इस बॉडी को ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स लगा करके एक नॉर्मल रिएक्शन इसको देगा। ठीक है बेटा जी। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि जो बॉडी पर लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे सर बॉडी पर लगने वाला फोर्स एक तो यहाँ पर mg है जो कि अर्थ नीचे की तरफ उसको अट्रैक्ट कर रही है, और एक सरफेस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ऊपर की तरफ। ये जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, नीचे वाला जो n1 लिखा हुआ है, ये जो n1 है ये वास्तव में बॉडी पर नहीं लग रहा है, बॉडी जो है सरफेस पर लगा रही है। कहाँ लगा रही है बेटा जी, सरफेस पर लगा रही है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं कि भाई बॉडी का एफबीडी बनाओ, बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, जो बॉडी आपको दिया गया है, तो आप कहोगे सर ये हमारी बॉडी है ना। इस बॉडी पर एक फोर्स काम किया, कहाँ पर, ये जो अर्थ है कहाँ खींच रही है बोलो, mg डाउनवर्ड, और सरफेस बॉडी पर जो है नॉर्मल रिएक्शन दे रहा कहाँ पर बेटा जी, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये n दिया है। तो ये जो है, ये देख रहे हो ना, ये डायग्राम जो बनाया मैंने, ये डायग्राम एफबीडी किसका है, बॉडी का है ना, ये बॉडी का है। इसमें क्या है कि आप समझो कि जो n1 नीचे हमने लिखा हुआ है, ये n1 बॉडी पर एक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है ना। इसमें कुछ चीज़ें आपको समझनी है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा क्या होगा, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा ना बेटा जी, देखो ये देखो ध्यान से कि ये सरफेस कैसा है तुम्हारा, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है। तो कॉन्टेक्ट सरफेस अगर है तो ये जो फोर्स आपका नॉर्मल रिएक्शन आप देख रहे हो सरफेस पर जो लग रहा है वो भी क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगा है बॉडी पर वो भी क्या है, वो कौन लगा रहा है, सरफेस लगा रहा है, वो भी क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल इज ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। ठीक है बेटा जी। तो इस तरीके से आप इस बात को समझो। ठीक है ना। और जानते हो नॉर्मल फोर्स कब आता है, नॉर्मल फोर्स आता है दो बॉडी के कांटेक्ट से। दो बॉडी जब आपस में कांटेक्ट में होती हैं, एक दूसरे को सप्रेस करती हैं, कंप्रेस करती हैं, तब वहाँ पर नॉर्मल फोर्स डेवलप होता है। ठीक है बेटा जी। तो ये छोटी छोटी बातें थी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जैसे मान लो एक डायग्राम मैं और बना दूंगा आपको समझने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पर देखो, ये सॉरी इसको मैं इसको रफ करता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर एक सरफेस लिया ऐसे, ठीक है ना, और इस पर हमने क्या है कि एक
एक बड़ा सा ब्लॉक हमने यहाँ आपको दिखा दिया है। एक बड़ा सा ब्लॉक यहाँ पर है और इसका मास हमने मान लो कुछ भी ले लिया, M1 ले लिया, है ना। और एक छोटा सा ब्लॉक यहाँ लिया हमने ऐसे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस ब्लॉक पर हमने, छोटे वाले ब्लॉक पर हमने एक फोर्स लगाया, उसका नाम दिया हमने F दे दिया, ठीक है ना। अब ये F क्या करेगा, अब ये छोटा वाला जो ब्लॉक है ये बड़े वाले ब्लॉक को पुश करेगा राइट साइड, पुल करेगा राइट साइड में, पुश करेगा, सॉरी क्या करेगा, पुश करेगा राइट साइड में। तो अब देखो क्या है कि यहाँ पर एक कांटेक्ट फोर्स डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि छोटे वाले ब्लॉक का और बड़े वाले ब्लॉक का कांटेक्ट यहाँ पर है, ठीक है ना। और एक कांटेक्ट यहाँ भी दिख रहा है आपको है, जो कि सरफेस के साथ है, यहाँ भी कांटेक्ट है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो भाई बताओ कि छोटे वाले ब्लॉक पर जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं उनको दिखाइए आप, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कहोगे सर कि यहाँ पर क्या है, मैं थोड़ा सा कलर दूसरा ले रहा हूँ। अब देखो आप कहोगे सर इसको जो है mg कहाँ खींच रहा है बताओ, m/g, आप इसको m1 ले लो, मासेस का m1 ले लो, m/g नीचे की तरफ इसको अट्रैक्ट, अर्थ क्या इसको अट्रैक्ट कर रही है, नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है ना। अब ये जो बॉडी है ये सरफेस को कहाँ कंप्रेस करेगा, नीचे की तरफ, इसको हमने क्या ले लिया, n1 ले लिया। अब सरफेस जो है वो क्या करेगा, वो बॉडी को, सरफेस जो है वो बॉडी को ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, है ना, उसको हमने सेम लगाएगा, n1 ले लिया, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब देखो जब आपने ये जो फोर्स लगाया होगा, ये फोर्स जब इस बॉडी, छोटी वाली बॉडी पर लगाया है, छोटी वाली बॉडी क्या करेगी, बड़ी वाली बॉडी को पुश करेगी राइट साइड में। तो मान लीजिए इसने कितना फोर्स लगाया, N2 फोर्स कहाँ लगाया, राइट साइड में। और बड़ी वाली बॉडी भी क्या करेगी, जो बड़ी वाली बॉडी है ये भी क्या करेगी, छोटी वाली बॉडी पर उतना ही फोर्स कहाँ लगाएगी, लेफ्ट साइड में लगाएगी। ये होगा आपका N2 होगा, क्या होगा आपका ये N2 होगा। तो अगर हम आपसे पूछें कि भाई छोटी वाली बॉडी का FBD बनाओ, तो जो आपकी छोटी वाली बॉडी है FBD, आप इसको मान लो ये A बॉडी है, ये आपकी B बॉडी है। तो अब जो आपकी A बॉडी है ना, सॉरी, जो आपकी ये बॉडी A है ना, ये A बॉडी है, इस पर डाउनवर्ड कितना फोर्स लगा बोलो, m1g लगा। अपवर्ड कितना लगा बेटा जी, n1 लगा, है कि नहीं है। और इस बॉडी पर, छोटी वाली बॉडी पर जो नॉर्मल रिएक्शन है किसका, बड़ी B की वजह से, वो कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में है। ये आपका N2, ये आपका जो स्मॉल m1 है उसका FBD आपने ये बना दिया, ठीक है ना, ये आपने FBD बनाया। ऐसे आप बड़ी वाली का भी FBD बना सकते हो। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। इसी प्रकार से, इस तरीके से बेटा जी हम लोग क्या करेंगे, हम जो है कि एक डायग्राम और ले लेते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है, क्या है बेटा जी, मान लो आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है। अब उस इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, मान लो, मैं बताता हूँ डायग्राम दे करके आपको, मान लो ये इस तरीके से ये, और ये कितना है, थीटा एंगल बना हुआ, और एक ब्लॉक हमने यहाँ रख दिया ऐसे। तो ब्लॉक हमेशा जो है, अब ब्लॉक आ गया तो ब्लॉक पर लगने वाला mg, सबसे पहले हम mg को ड्रॉ कर लेते हैं। तो mg कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, ये आपका mg होगा, ठीक है ना। अब हम कांटेक्ट फोर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। अब कांटेक्ट फोर्स तो देखो, कांटेक्ट फोर्स तो इस सरफेस के, ये जो इस सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होगा ना कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स तो बिल्कुल इस सरफेस के, ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है ये इस सरफेस को कंप्रेस कहाँ करेगी, नीचे की तरफ ऐसे ऐसे करेगी, नॉर्मल करेगी ना, करेगी। ये आपका मतलब इस सरफेस को नॉर्मली कंप्रेस करेगी डाउनवर्ड में। और ये जो सरफेस है ये क्या करेगा, बॉडी को, ये बॉडी को अपवर्ड की तरफ आपका करेगा ये, ठीक है बेटा जी। अब देखते हैं कितना है। अब mg, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो, ये बता चुका हूँ मैं, ये भी थीटा होगा। इसका कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos थीटा, है ना। और इधर कितना आएगा बेटा जी, ये वाला जो आएगा कंपोनेंट कितना आएगा, ये आएगा mg sin थीटा आएगा।
अब ये दो फोर्सेस यहाँ पर एक्ट हो रहे हैं। तो अब बताइए, नॉर्मल अगर इस बॉडी ने ये जो वाली तुम्हारी बॉडी, इस बॉडी ने, ये वाली जो बॉडी है, इसने सरफेस को कंप्रेस किया नीचे की तरफ, तो सरफेस भी क्या है, इसको रिएक्शन देगा ऊपर की तरफ। अब बॉडी की एक कंस्ट्रेंड है कि बॉडी न तो n1 की तरफ मूव करेगी न mg cos थीटा की तरफ मूव करेगी। बॉडी सिर्फ कहाँ मूव कर सकती है, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग मूव कर सकती है mg sin थीटा। मान लिया कि बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन कितना आया, बोलो, ये आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा जी। अगर इसमें क्या आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया, तो सिंपल सी बात है कि अगर बॉडी का हम एफबीडी बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे। एफबीडी बनाने के लिए बॉडी के लिए हम आपको दिखा देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, मतलब इस तरीके से आप जो है कि बॉडी को यहाँ रख करके इसका एफबीडी बना करके आप इसको आगे सॉल्व कर लोगे। तो मैं जब प्रॉब्लम करूँगा तो आपको और भी समझ में आएगा। ये थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दिए हैं। अब आते हैं प्रॉब्लम सीधे, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी बेटा जी इसको ऐसे पढ़ो इतना तक, इसके बाद जो है कि हम प्रॉब्लम सीधे करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। वीडियो लंबी हो रही है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो भी डाउट्स होंगे उनको डिस्कस करना। अब मैं 8-10 प्रॉब्लम आपको कराऊंगा, अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे, उनके बेस पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए।